सूरज की गर्मी हूं मैं, रेशम की नरमी हूं मैं, बेतार का तार हूं मैं, रक्षा का हथियार हूं मैं, अच्छी फसलों की आस हूं मैं, साफ सुथरी सांस हूं मैं, हर उम्मीद के पास हूं मैं, बुझती लौ की आस हूं मैं, बच्चे की किलकारी से सजते औरत का अरमान हूं मैं, विज्ञान हूं मैं। जी हां, एक बार फिर आप मेरे साथ हैं, यानी विज्ञान के। वैसे तो जाने अनजाने हर वक्त मैं आपके साथ हूं, है ना? जैसे अगर आप विज्ञान रेल के रूप में मेरी ये झलक अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो वहां भी मैं हूं। और सच तो ये है कि आज आप चैन की नींद सोते हैं तो इसलिए कि जमीन, पाताल और आकाश तीनों जगह कोई आपकी रक्षा कर रहा है। और उनके पास क्या है पता है आपको? एक उनकी हिम्मत और दूसरा मैं। और इसी की पहचान है विज्ञान रेल का ये 7वां डिब्बा, जिसमें रक्षा अनुसंधान से जुड़ा हुआ हूं मैं, यानी विज्ञान। एक प्रदर्शनी की तरह सजा हुआ हूं मैं। एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग। इसका फायदा क्या होगा? वैसे ये देखने में तो बड़ा इम्प्रेसिव लगता है। वैसे होता तो काफी भारी होगा, नहीं? हाँ, और शायद ये बुलेट प्रूफ भी हो। चल चाचू से चल के पूछते हैं। चाचू, चाचू, वो सूट किस लिए है? कौन सा? वो वाला। अच्छा, वो बेटा वो DRDO द्वारा डेवलप किया हुआ एक विशेष सूट है। बहुत ऊंचाइयों पर जहां कड़ाके की ठंड पड़ती है, वहां तैनात हमारे जवानों के लिए है। पर चाचू, उन्हें ऐसे स्पेशल सूट की जरूरत क्या है? आदित्य, तुम्हें मालूम है सियाचिन में टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड से -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। दिल्ली में सर्दियों में हमें इतने मोटे मोटे स्वेटरों की जरूरत पड़ती है। तुम्हें नहीं लगता कि सियाचिन जैसी जगह पर हमारे जवानों को स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत होती होगी? चाचा जी, इस सूट के क्या क्या फायदे हैं? देखो, ये सूट बहुत हल्का भी है और सियाचिन जैसी जमा देने वाली ठंड से भी हमारे जवानों को बचाता है। चाचा जी, ये DRDO किन किन चीजों में इन्वॉल्व है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश की डिफेंस की सभी जरूरतों पर रिसर्च करने के लिए सबसे आगे है और उन्हें पूरा भी करती है। कितनी अजीब बात है, एक सैनिक के खास परिधान के पीछे भी विज्ञान है। हम महसूस नहीं कर पाते। देश की सुरक्षा और उससे जुड़े मसले इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उन पर खास तवज्जो देना निहायत ही जरूरी हो जाता है। और उसके लिए जरूरत पड़ती है मेरी, यानी विज्ञान की। वैसे भारत में इस क्षेत्र में DRDO के वैज्ञानिकों ने जो कुछ भी किया है या कर रहे हैं, वो काफी प्रशंसनीय है। DRDO मुख्यतः 6 क्षेत्रों में रिसर्च और डेवलपमेंट करता है। ये हैं एरोनॉटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रॉकेट्स और मिसाइल्स, लैंड सिस्टम्स, नेवल सिस्टम्स और लाइफ साइंसेस। एरोनॉटिक्स विभाग ने लक्ष्य नाम की एक ऐसी टारगेट एयरक्राफ्ट बनाई है जो कि मिसाइल क्रू को ट्रेनिंग सुविधा उपलब्ध कराती है। इसकी खास बात यह है कि ये जमीन से रिमोट कंट्रोल द्वारा चलाई जा सकती है और साथ साथ किफायती भी है। जहां तक मिसाइल का सवाल उठता है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत 5 मिसाइल सिस्टम्स पर काम जारी है। ये है पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि। नेवल सिस्टम्स में धनुष, जो कि पृथ्वी का नौसैनिक अवतार है, 250 किलोमीटर तक के लक्ष्य को बेहतरीन तरीके से नष्ट कर सकता है।
लैंड सिस्टम में अर्जुन नामक युद्धक टैंक खूबसूरत बनावट के साथ साथ बेहतर मारक क्षमता, तेज रफ्तार और सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा का अनोखा सम्मिश्रण है। इन सब से थोड़ा हटके है मिड साइंसेज, जिसमें कि एग्रीकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन और फिजियोलॉजी जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर रिसर्च की जाती है। डीआरडीओ के रीसेंट अचीवमेंट्स में से एक है ब्रह्मोस मिसाइल। इस मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर बनाया है, इसलिए इसका नाम ब्रह्मपुत्र और मॉस्को नदियों के नामों को जोड़कर बनाया गया है। इसकी खास बात यह है कि ये सुपरसोनिक मिसाइल है, यानी कि ये आवाज की रफ्तार से दुगनी रफ्तार पर चलती है। और तो और इसकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर है और इसे लैंड, सी और एरियल प्लेटफॉर्म्स तीनों के लिए बनाया गया है। 6.9 मीटर चौड़ी और 3 टन भारी होने के बावजूद इसकी रफ्तार दूसरी एंटी शिप मिसाइल से कई गुना ज्यादा है। साथ साथ ये बहुत एक्यूरेट भी है। चलिए अब बच्चों के पास चलते हैं, जो शायद इस विज्ञान रेल के 8वें डिब्बे में पहुंच चुके हैं, जिसका थीम है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। चाचू वो देखो सोलर कुकर। हाँ वही है। मेरी माँ तो सोलर कुकर पे ही बना दे। क्या विंड एनर्जी पर कुछ नहीं बन सकता? चाचू चाचू बोलो बेटा। चाचू हमें कुछ तरह नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में बताइए। आदित्य को इस पे प्रोजेक्ट बनाना है। तू किस पर प्रोजेक्ट बनाना चाहता है? मैं तो सोच रहा था कि विंड एनर्जी पर कुछ बनाऊं। ठीक है, पर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का कंसेप्ट मालूम है तुझे? हाँ वैसे पता तो है, पर आप समझा दोगे तो बेटर रहेगा। हाँ चाचू प्लीज। तो सुनो, एनर्जी यानी ऊर्जा इंसान की अलग अलग सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का स्रोत है। लेकिन आज के जमाने में हम अपनी ज्यादा से ज्यादा जरूरतों के लिए निर्भर करते हैं फॉसिल फ्यूल पर। तुम फॉसिल फ्यूल के बारे में कुछ जानते हो? हाँ पेट्रोल डीजल वगैरह ना। हाँ, और हमारी ज्यादातर ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करते हैं यही फॉसिल फ्यूल। हाँ, और यही फॉसिल फ्यूल्स हमारे वातावरण को दूषित भी करते हैं। हाँ, और यही नहीं, इन फॉसिल फ्यूल्स की मात्रा भी सीमित है। यानी एक दिन पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाएगा। हाँ, और इसीलिए हम ऐसे एनर्जी सोर्सेज की खोज कर रहे हैं जिनसे हमारे पर्यावरण को हानि भी ना पहुंचे और उनकी मात्रा भी सीमित ना हो। जैसे सूर्य की रोशनी और ये सोलर कुकर। हाँ बिल्कुल ठीक। बीती शताब्दी में पाया गया है कि खत्म होने वाले साधनों से प्राप्त ऊर्जा ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। कोल और क्रूड ऑयल द्वारा उत्पादित विद्युत से वातावरण में हानिकारक गैसेस की मात्रा अधिक हो गई है। इससे ओजोन डिप्लेशन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं बढ़ गई हैं। गाड़ियों द्वारा फैलाए प्रदूषण ने भी बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। इसी कारण वैकल्पिक स्रोतों का महत्व आज के संसार में काफी बढ़ गया है। ये स्रोत जैसे कि सूर्य और पवन कभी खत्म नहीं होते, इसलिए इन्हें रिन्यूएबल या नवीनीकृत कहा जाता है। ये न केवल प्रदूषण रहित हैं, बल्कि ये आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं। नवीनीकृत ऊर्जा के वर्गीकरण में सूर्य, पवन, जल, कृषि उत्पादन और गोबर आदि मौजूद हैं। सूर्य से जो ऊर्जा पैदा होती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। जल द्वारा प्राप्त ऊर्जा हाइडल कहलाता है। जैविक संपदा यानी बायोमास जैसे कि ईंधन, लकड़ी, गोबर और मिट्टी में मिल जाने वाला कचरा, ये कुछ ऐसे स्रोत हैं जिसे जलाने पर ऊर्जा प्राप्त होती है। भूतापीय ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी गर्म सूखी चट्टानों और गर्म पानी के झरनों से प्राप्त होती है। सामुद्रिक तापीय ऊर्जा ज्वार भाटा से प्राप्त होती है। विज्ञान रेल का ये 9वां डिब्बा तो शायद स्वाति के लिए ही है, क्योंकि उसे बनना है एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट और डिब्बे का थीम भी वही है, यानी एग्रीकल्चर। चाचा जी मुझे तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ही बनना है। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे देश के एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स की कितनी सारी उपलब्धियां हैं। इन सीड्स में कुछ स्पेशल है क्या? हाँ चाचा जी, इन बीजों को देखो। यह बीज साइंटिस्ट ने जेनेटिकली इंजीनियर करके बनाए हैं।
इन बीजों से ना तो केवल फसलें अच्छी होती है बल्कि ये पेस्ट रेसिस्टेंट भी है। हाँ, हिंदुस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के साइंटिस्ट्स का बहुत बड़ा हाथ है। तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि आजादी के समय हमें अनाज बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन आज ICAR के साइंटिस्ट्स की वजह से अनाज की पैदावार उस समय के मुकाबले 2 गुनी हो चुकी है। और मैं भी आगे जाके कुछ करूंगी चाचा जी। शाबाश बेटी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च को तुम्हारे जैसी होनहार साइंटिस्ट की जरूरत भी होगी। 19 और 20वीं सदी में कॉलोनियल गवर्नमेंट के टैक्सेशन, लैंड यूज और फॉरेस्ट पॉलिसी के कारण हमारे पारंपरिक एग्रीकल्चरल सिस्टम पर काफी बुरा असर पड़ा, जिस कारण जिस रफ्तार से हमारी जनसंख्या बढ़ रही थी उतनी गति से फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था। 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन ने इस समस्या का समाधान निकाला। हाई यील्डिंग वैरायटी के बीजों के इस्तेमाल से और उर्वरक एवं सिंचाई के अधिक प्रयोग से फसलों के उत्पादन में काफी हद तक बढ़ोतरी हुई और तो और भारत अब खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भर हो गया। इसके लाभ 1965 और 1980 के बीच में ज्यादातर उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में अनुभव किए गए। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन में प्रमुख भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें आज ग्रीन रेवोल्यूशन के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। जेनेटिक्स और बॉटनी को जोड़कर उन्होंने ड्वार्फ व्हीट ब्रीडिंग कार्यक्रम का प्रारंभ किया। इससे जमीन की पर हेक्टेयर उत्पादकता तिगुनी हो गई। जहां 1964 में भारतीय किसानों ने 14 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर 12 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं उगाया, वहीं 1990 में उन्होंने 23 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर 55 मिलियन हेक्टेयर टन गेहूं उगाया। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च के माध्यम से ही इन सारे अनुसंधान कार्यों को अंजाम दिया गया। इसके अंतर्गत चलाए गए कार्यक्रमों और वैज्ञानिकों की कोशिशों से ही भारत विश्व का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक देश बना और खाद्य पदार्थों का निर्यात करने लगा। अभी हाल ही में ICAR ने देश के पहले राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय की स्थापना की है। इस संग्रहालय का नारा ही कृषि अनुसंधान के माध्यम से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है। प्रागैतिहासिक काल से ही कृषि और पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार रहे हैं। आजादी मिलने के बाद पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि के विकास पर अत्यधिक बल दिया गया। वास्तव में कृषि के विकास की कहानी भारतीय समाज के विकास की कहानी है और इसी कहानी को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय में दिखाया गया है। इस संग्रहालय में कुल 150 प्रदर्शनियां हैं, जिन्हें 10 बड़े भागों में दिखाया गया है। चलिए, ये 9वां डिब्बा तो खत्म हुआ, पर अभी थोड़ा समय बाकी है। क्यों ना इस समय का सदुपयोग करते हुए हम आगे 10वें डिब्बे में चलें, जहां चिकित्सा अनुसंधान से जुड़ी मेरी कई झलकियां मौजूद हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च न केवल भारत में दवाइयों की संवर्धन और विकास के लिए अधिकृत संस्थान है, बल्कि पूरे विश्व में इस तरह का सबसे पुराना संस्थान है। इसे मेडिकल रिसर्च की सहायता और समन्वय के लिए 1911 में स्थापित किया गया था। आज की दुनिया में खासकर विकासशील देशों में बदलते हुए जन स्वास्थ्य की जरूरतों और परिस्थितियों को देखते हुए ये काफी जरूरी हो गया है कि अलग अलग क्षेत्रों में हो रही रिसर्च का आपस में तालमेल हो। संक्रामक बीमारियां और बढ़ती जनसंख्या आज भी मेडिकल रिसर्च के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां उत्पन्न कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ब्लाइंडनेस, लिवर डिजीजेस, कैंसर, ड्रग अब्यूज, हियरिंग इंपेयरमेंट, एक्सीडेंट्स और डिसेबिलिटीज पर रिसर्च काफी हद तक बढ़ गई है। साथ साथ पारंपरिक चिकित्सा और जड़ी बूटी युक्त दवाइयों पर रिसर्च भी जारी है। एड्स जैसी नई बीमारियों से लेकर टीबी जैसी पुरानी बीमारियों के नए रूपों को पकड़ने में ICMR हमेशा सतर्क रहती है
इसके साथ साथ कई महत्वाकांक्षी अनुसंधानों पर काम करने का हौसला आईसीएमआर ने दिखाया। इन्हीं में से एक है डॉक्टर मातापुरकर द्वारा स्टेम सेल पर किए जाने वाला अनुसंधान, जिसकी सफलता के बाद शरीर में फिर से वो कोशिकाएं बन सकती हैं जो किसी वजह से कभी नष्ट हो गई थीं। क्यों, विश्वास नहीं होता ना? अरे अभी तो खुद मुझे पता नहीं कि मेरे अंदर और क्या क्या छिपा है। कई बार तो मुझे अपनी ताकत का एहसास दूसरों से होता है। एक उस वक्त जब कोई वैज्ञानिक किसी नई सोच की तरफ बढ़ता है, या फिर उस वक्त जब मेरी वजह से जाती हुई जिंदगी वापस लौट आती है, और उस वक्त भी जब इस विज्ञान रेल में आने वाला हर शख्स मेरी कहानी को अपनी नजर से देखता और सराहता है। मेरी कहानी को रेल के 12 डिब्बों में समेटने की अहमियत भी मुझे अब पता चल रही है। खैर चलिए, काफी बातें हो गईं। ट्रेन धीमी हो रही है, लगता है कोई स्टेशन आने वाला है। भाई काफी लोगों से मिलना होगा। बाकी आपसे फिर बातें होंगी जब हम मिलेंगे इस विज्ञान रेल के 11वें डिब्बे में, मेरी एक और पहचान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।